Epistemology is a branch of philosophy that concerns itself with the search for a theory of knowledge. And you see, your rejection of metaphysics is, I think, a way of avoiding questions you don't want to discuss. एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, दो ऐसे टर्म्स जो हर फिलॉसफी स्टूडेंट ने अपने एकेडमिक करियर में आज तक कभी ना कभी सुने ही होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी और क्या होता है मेटाफिजिक्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लेने वाले हैं एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी एंड व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टर्म को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी डेफिनेशन जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन दो वर्ड से बनती है, एपिस्टीम और लोगोस, जो कि उसको ब्रेक डाउन करने पे बनता है। और अगर हम देखें स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी को, तो वो बात करता है कि एपिस्टीम को हम अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज की तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। और जो दूसरा वर्ड है लोगोस, लोगोस को हम एक सिस्टम या फिर एक पैराडाइम या फिर एक वेल कंस्ट्रक्टेड सिस्टम की तरह हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर सिस्टम ऑफ नॉलेज, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी की सीधी सीधी डेफिनेशन बनती है अ सिस्टम ऑफ नॉलेज, अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से हम एपिस्टेमोलॉजी को समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें मेटाफिजिक्स की ऑन द अदर हैंड, तो स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी जो फर्स्ट चीज़ कहती है मेटाफिजिक्स के बारे में वो है, इट इज़ नॉट ईजी टू से व्हाट मेटाफिजिक्स इज़। तो मेटाफिजिक्स क्या है? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये दो वर्ड से बनता है, मेटा और फिजिक्स, जिसमें मेटा का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगले लेवल पर जाना, और फिजिक्स का मतलब यहाँ पर है फिजिकल वर्ल्ड से। तो यानी कि फिजिकल वर्ल्ड से हट के जो अलग लेवल पर चीज़ें होती हैं उसे हम मेटाफिजिक्स का नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को जान लिया है, अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से क्रोनोलॉजिकली पहले कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आता है। तो हम पहुंचते हैं डेकार्ट पर। डेकार्ट की सीरीज़ हमारे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और उस सीरीज़ के अंदर, यानी कि मेडिटेशंस टू फर्स्ट फिलोसफी के अंदर, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया था जिसको हम कोजितो आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। और उस आर्ग्यूमेंट का जो समरी है वो निकल के आती है कोजितो एर्गो सम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर हम इस सेंटेंस को इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि इसमें पहला पार्ट जो है क्रोनोलॉजिकली वो आ रहा है आई थिंक, और जो दूसरा पार्ट आ रहा है वो है देयरफॉर आई एम। यानी कि पहले मेरे को थॉट आ रहा है या फिर पहले मेरे को नॉलेज है मेरे सोचने की, और उसके बाद ही मेरे को अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। और एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं मेटाफिजिक्स से रिलेट करती है, यानी कि पहले मेरे को एपिस्टेमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए मेरे होने की, और उसके बाद मेरे पास मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी मेरी एग्जिस्टेंस की। तो ऐसा कहा जाता है कि क्रोनोलॉजिकली एपिस्टेमोलॉजी जो है वो पहले प्लेस ऑक्यूपाई करती है और उसके बाद आता है मेटाफिजिक्स। यानी कि जब हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को कैसे जानना है और किस चीज़ के बारे में जानना है, तभी हम उस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ कह सकते हैं। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट प्लेस बिफोर मेटाफिजिक्स। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स। तो सबसे पहला काम जो है एपिस्टेमोलॉजी का वो है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन हु नोज एंड वन हु डजेंट, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज है और एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज नहीं है, उन दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट करना। यानी कि एक तरीके से नेचर ऑफ नॉलेज पता लगाना कि वो ऐसा क्या है जो किसी चीज़ को नॉलेज बनाता है और वो क्या है जो किसी चीज़ को नॉलेज नहीं बनाता है। तो नॉलेज की नेचर को ऑक्यूपाई करना या नॉलेज की नेचर को समझना एपिस्टेमोलॉजी का एक टास्क है। अब एपिस्टेमोलॉजी का दूसरा टास्क है उस चीज़ का एक्सटेंट या उस चीज़ की लिमिट पता लगाना कि जहाँ तक ह्यूमंस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ तक ह्यूमंस को चीज़ों की नॉलेज हो सकती है, और जो कि हमें भी पता है वो लिमिटेड ही रहेगी ऑलवेज। अब अगर बात आती है एपिस्टेमोलॉजी की, तो इसमें एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है JTB अकाउंट का, यानी कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ अकाउंट का। यानी कि प्लेटो ने कहा था कि JTB अकाउंट इज़ द करेक्ट अकाउंट ऑफ नॉलेज, यानी कि जब मेरे पास एक बिलीफ हो जो कि ट्रू बिलीफ हो और उसके ट्रू होने के लिए मेरे पास एक जस्टिफिकेशन, एक करेक्ट जस्टिफिकेशन अवेलेबल हो, तो मैं उस चीज़ को नॉलेज कह सकता हूँ। हाउएवर
इस JTB अकाउंट को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, जैसे कि एडमंड गेटियर ने अपने गेटियर प्रॉब्लम्स और गेटियर केसेस में इस JTB बिलीफ को चैलेंज किया है। अब अगर हम डेकार्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं फिलोसोफर डेविड ह्यूम पे, और डेविड ह्यूम ने भी नॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, और उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ह्यूम्स फोक। और ह्यूम्स फोक के अंदर बेसिकली, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कि दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें हैं कि किन किन दो वेज से हम वर्ल्ड की नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। एक होता है रिलेशन ऑफ आइडियाज़ और एक होता है मैटर्स ऑफ फैक्ट। और इन दोनों को, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशन ऑफ आइडियाज़ मतलब, हम बाद में आएंगे इस पर, पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर्स ऑफ फैक्ट। मैटर्स ऑफ फैक्ट जो एक्चुअल मैटर्स ऑफ फैक्ट होते हैं, जैसे कि अभी मैं बोलूँ देयर इज़ अ बॉटल ऑन द टेबल, तो ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है और ये मेरे को नॉलेज बन के आती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट। अब अगर मैं बोलूँ कि हेयर इज़ अ टेबल एंड हेयर इज़ अ बॉटल, ये मेरे पास दो मैटर्स ऑफ फैक्ट हैं। अब हम इसकी मदद से समझ सकते हैं रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ को, यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक टेबल का आइडिया है और मेरे पास एक बॉटल का आइडिया है, और मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि बॉटल जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, और इन दो आइडियाज़ को रिलेट करने से मेरे को एक अलग फॉर्म ऑफ नॉलेज मिल गई, यानी कि द बॉटल इज़ ऑन द टेबल। मेरे पास मैटर्स ऑफ फैक्ट हैं और मेरे पास रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ हैं, जहाँ पे मैं दो आइडियाज़ को एक दूसरे से मिक्स करके, एक दूसरे से रिलेट करके एक टाइप की नॉलेज ले सकता हूँ, और दूसरी टाइप की जो नॉलेज होती है वो एक्चुअली मेरी आंखों के सामने एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि बात हो रही है डेविड ह्यूम की, तो डेविड ह्यूम ने मेटाफिज़िक्स पे एक बहुत ही वाइटल स्टेटमेंट बोली है। डेविड ह्यूम बेसिकली, मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ अपने ही शब्दों में, कि उन्होंने पूछा कि अगर आपकी स्टडी में कोई न्यूमेरिकल, कोई फैक्चुअल और एग्जिस्टिंग चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन वो इसके आगे बोलते हैं, देन कमिट इट टू द फ्लेम्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर नंबर्स, फैक्ट्स, एग्जिस्टेंस, आइडियाज़, मैटर्स ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। उस किताब को आप उठाकर आग में फेंक दो। हो सकता है मेटाफोरिकल हो या फिर पता नहीं लिटरल भी हो, बट एनीवे ह्यूम मेटाफिज़िक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हम और टाइम में आगे बढ़ें तो हमारे पास आते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। ये वियना सर्कल में एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स था। वियना सर्कल एक बहुत ही फेमस ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स है जिसमें बर्ट्रैंड रसल, एयर, विटगेनस्टाइन और बहुत सारे लोग थे। इसी के अंदर एक स्कूल डेवलप हुआ जिसको कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम ये था कि किसी भी सेंटेंस को या भी किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम मीनिंगफुल बोल सकते हैं, लेकिन उसको मीनिंगफुल बोलने का क्राइटेरिया ये है कि या तो वो लॉजिकली करेक्ट हो या फिर हम उसको वेरीफाई कर सकें एम्पेरिकल मीन्स, यानी कि सेंसेस के थ्रू या जिस भी तरीके से मैं सेंसुअल नॉलेज ले सकता हूँ उसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर पाऊँ। तो लॉजिकली करेक्ट होना तो ऑन द फेस ऑफ इट होता है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को लॉजिकली करेक्ट बोलते हैं देन इट इज़ करेक्ट ऑन द फेस, मतलब मुझे लॉजिकली देख के ही पता चल जाता है कि दैट इज़ करेक्ट। ऑन द अदर हैंड अगर वो लॉजिकली वेरीफाई नहीं हो सकता तो वो उसे एम्पेरिकली वेरीफाई होना पड़ेगा, यानी कि बाय मीन्स ऑफ माई सेंसेस मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ कि हाँ ये स्टेटमेंट एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड करता है ट्रूथ से, तभी एक चीज़ मीनिंगफुल हो सकती है। यानी कि दो क्राइटेरिया लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने दिए किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, एंड दिस वेरिफिकेशन इज़ फॉर द मीनिंगफुलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर ऐसी बात है तो मेटाफिज़िक्स को तो कोई अकाउंट चाहिए ही नहीं, मेटाफिज़िक्स को एक अलग ब्रांच ऑफ स्टडी क्यों बनाए, बिकॉज जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेटाफिज़िक्स को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बोला जाता है, तो यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मेटाफिज़िक्स अगर एग्जिस्टिंग चीज़ों के बारे में ही है तो उसके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ फिलोसफी क्यों चाहिए, बिकॉज वो तो डायरेक्टली सेंसेस से वेरीफाई हो रहा है। तो देर इज़ नो नीड टू फर्दर स्टडी मेटाफिज़िक्स और उसके बारे में चीज़ें पोस्टुलेट करना और बहुत सारी चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर सेंसेस से वेरीफाई हो जाती है तो वो मीनिंगफुल है, और एग्जिस्टेंस जो है वो एक्चुअली हमें दिखती है, टच टैक्चुअल सेंसेस से फील होती है, हमें ऑडिटरी सेंसेस से सुनाई देती है, तो हमें प्रॉपरली पता चल सकता है कि कोई एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मेटाफिज़िक्स का कोई यूज़ ही नहीं बचा। तो मेटाफिज़िक्स इसके बाद एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरने लगा, लेकिन मेटाफिज़िक्स यहाँ पर रुका नहीं। मेटाफिज़िक्स का एक बार फिर से रीबर्थ हुआ, और वो रीबर्थ हो ही सकता था एक ही चीज़ से,
लॉजिकल पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज़ करके। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट इन लोगों ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेटाफिजिक्स ने ये बोला कि ये जो स्टेटमेंट है कि एनीथिंग इज़ मीनिंगफुल इफ़ इट इज़ ईदर लॉजिकली ट्रू और इट इज़ एम्पेरिकली वेरीफाइबल, ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट खुद ही लॉजिकली ट्रू नहीं है, नेसेसरीली ट्रू नहीं है, और ये स्टेटमेंट एम्पेरिकली वेरीफाइबल नहीं है, यानी कि मैं अपने सेंसेस से इस स्टेटमेंट का सच पता नहीं कर सकता हूँ। तो जब ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है तो क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ थ्योराइज की जा रही थी वो सही हो सकती है? इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और यहाँ से शुरुआत होती है मेटाफिजिक्स की एक नई कहानी की। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था टास्क्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ से हम धीरे धीरे मेटाफिजिक्स की तरफ चले गए। अब हम बात करते हैं कि मेटाफिजिक्स में एक्चुअली चीज़ें क्या करी जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है वो साइंस के पैरेलली चलती है, जैसा साइंस एक सिस्टम है उसी तरीके से मेटाफिजिक्स भी एक सिस्टम है, और वो चीज़ों की रियलिटी के बारे में स्टडी करता है। या फिर कुछ लोग सीधा सीधा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो जो सवाल हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर नहीं डाल सकते हैं वो सवाल हम मेटाफिजिक्स के अंदर डाल देंगे। अब मेटाफिजिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक स्कूल कह सकते हैं या फिर एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। और ये ब्रांच ऑन्टोलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली एग्जिस्टेंस को और बीइंग को स्टडी करती है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ मेटाफिजिक्स के काम का कि मेटाफिजिक्स एक्चुअली में करता क्या है। मेटाफिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछता है कि स्पेस और टाइम क्या है, स्पेस और टाइम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और स्पेस और टाइम आपस में कैसे रिलेट करते हैं, टाइम क्यों सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो ये सारे सवाल मेटाफिजिक्स के होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया पर भी लिखा है, इट इज़ नॉट ईजी टू से व्हाट मेटाफिजिक्स इज़। तो अभी के लिए हम इतना ही जान सकते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में, और मैं ये नहीं बोल सकता कि मेटाफिजिक्स एक प्रॉपरली डिफाइंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, बिकॉज मेटाफिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और इसके बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं। जैसे कि मार्टिन हाइडेगर ने नथिंग के बारे में एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा है जो कुछ लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। जैसे कि गिलबर्ट राइल बोलते हैं कि ये मेटाफिजिक्स जो हैं ये सिस्टमैटिकली मिसलीडिंग एक्सप्रेशंस हैं, और इनको अगर हम प्रॉपर तरीके से पैराफ्रेज किया जाए तो पूरा मेटाफिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या होगा, मेटाफिजिक्स बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो आने वाले सालों को छोड़ देते हैं, आने वाले सालों पर ये टास्क। हमने समझा आज कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। इन दोनों के बारे में हमने ये देखा कि इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं, इन दोनों ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और कौन कौन फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने इनके बारे में कुछ ना कुछ बोला है या कुछ ना कुछ किया है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।